प्यारे विद्यार्थियों, NIOS कक्षा 10वीं विषय हिंदी। हम पढ़ रहे हैं सपोर्ट मटेरियल, जिसमें आज पढ़ते हैं पाठ 19 शतरंज के खिलाड़ी। यहाँ पर पाठ का सारांश, उसकी सह-प्रसंग व्याख्या और महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। पाठ 19 शतरंज के खिलाड़ी। इस पाठ के लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद। पात्रों के नाम: मिर्ज़ा सज्जाद अली, मीर रोशन अली, मिर्ज़ा की बेगम और सिपाही। कथा वस्तु: मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अकेले रहना, समूह में रहना और समाज बनाकर रहना, ये हमारी दुनिया की 3 स्थितियां हैं। मनुष्य को देश और समाज बहुत कुछ देता है, इसलिए मनुष्य का भी कर्तव्य बनता है कि वह तन मन धन से देश के लिए समर्पित रहे। लेकिन कुछ लोग अपने शौक पूरा करने में और सुख सुविधाओं का आनंद लेने में लगे रहते हैं, और देश की शासन व्यवस्था से जुड़े लोग ऐसा करते हैं तो यह बीमारी जनता तक भी पहुंच जाती है और देश पराधीन हो जाता है। ऐसे ही विषय पर सोचने को मजबूर करती है यह कहानी शतरंज के खिलाड़ी। वाजिद अली शाह का समय था। लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। छोटे बड़े, गरीब अमीर सभी विलासिता में डूबे हुए थे। सभी की आंखों में विलासिता का मद छाया हुआ था। संसार में क्या हो रहा है, इसकी किसी को कोई खबर नहीं थी। कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ है। राजा से लेकर रंक तक इसी धुन में मस्त थे। शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ था। शतरंज, ताश, गंजीफा खेलने से बुद्धि तीव्र होती है, विचार शक्ति का विकास होता है। ये दलीलें जोरों के साथ पेश की जाती थी। मिर्ज़ा सज्जाद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय बुद्धि तीव्र करने में बिताते थे। प्रातःकाल दोनों मित्र नाश्ता करके विसात बिछाकर बैठ जाते, मुहर्रें सज जाते और लड़ाई के दाव पेच होने लगते। फिर खबर ना होती थी कि कब दोपहर हुई, कब तीसरा पहर और कब शाम। घर के भीतर से बार बार बुलावा आता कि खाना तैयार है। जवाब में चलो आते हैं, दस्तखान बिछाओ। यहाँ तक कि बावर्ची विवश होकर कमरे में ही खाना रख जाता था और दोनों मित्र दोनों काम साथ साथ करते थे। इन दोनों के घरवाले इनके व्यवहार से दुखी थे और शतरंज को एक मनहूस खेल मानते थे। मिर्ज़ा की बेगम अवसर पाकर पति को लताड़ती थी। एक दिन बेगम को सिर दर्द होता है। वह दासी को भेजकर मिर्ज़ा को भेजती है, लेकिन मिर्ज़ा शतरंज के खेल से उठने के लिए ही तैयार नहीं होता। मीर जाने के लिए कहता है, लेकिन मिर्ज़ा नहीं जाता कि कहीं मीर पीछे से मोहरें बदल ना दे। मीर भरोसा दिलाता है कि मैं खेलूँगा ही नहीं, आप बेफिक्र रहें। मिर्ज़ा चला जाता है। मिर्ज़ा की बेगम बहुत गुस्सा होती है। वह दीवाने खाने में जाकर बाजी पलट देती है। मोहरें इधर उधर हो जाती हैं। चूड़ियों की आवाज़ सुनकर बाहर टहल रहे मीर साहब घर की ओर निकल लेते हैं। बेगम गुस्से से मीर साहब को दोबारा यहाँ न आने की हिदायत देती है। वे शतरंज की बिसात मिर्ज़ा के घर न होकर मीर के घर होने लगती है। राज्य में हाहाकार मचा हुआ था। प्रजा दिन दहाड़े लूटी जाती थी। कोई फरियाद सुनने वाला न था। देहातों की सारी दौलत लखनऊ में खिंची आती थी और वह भांडों में विलासिता के साधनों में उड़ जाती थी। देश पर ऋण बढ़ रहा था। देश में सुव्यवस्था न होने के कारण वार्षिक कर भी वसूल न होता था। मीर साहब के यहाँ शतरंज होते कई महीने गुजर गए। नए नए नक्शे हल किए जाते, नए नए किले बनाए जाते, नित्य नई व्यूह रचना होती। कभी कभी खेलते खेलते झगड़ा हो जाता, तू मैं होती, बाद में दोनों मिल जाते। एक दिन बादशाही फौज का सिपाही मीर साहब को बुलाने के लिए आता है। उसे बहाना बनाकर भेज दिया जाता है। बादशाही बुलावे से बचने के लिए गोमती नदी के आसपास कहीं वीराने में अपनी शतरंज की बिसात बिछाते हैं।
साथ में डिब्बे में गिलोरियाँ यानी पान, रास्ते में तम्बाकू, चिलम, हुक्का आदि लेकर खेलने बैठ जाते हैं। उन्हें दीन दुनिया की फिक्र नहीं रहती। खाना खाते फिर शतरंज के संग्राम क्षेत्र में डट जाते। इधर देश की राजनीतिक दशा भयंकर होती जा रही थी। कंपनी की फौजें लखनऊ की तरफ बढ़ ही चली जाती हैं। शहर में हलचल मची हुई थी। लोग बाल बच्चों को लेकर देहातों में भाग रहे थे। पर हमारे दोनों खिलाड़ियों को इसकी जरा भी चिंता नहीं थी। वे घर से आते तो गलियों में होकर, डर था कि कहीं किसी बादशाही मुलजिम की निगाह ना पड़ जाए जो बेकार में पकड़े जाएं। हजारों रुपए सालाना की जागीर मुफ्त में हजम करना चाहते थे। एक दिन शहर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। मीर की बाजी कमज़ोर चल रही थी। मिर्ज़ा उसे किस्त मात पे मात यानी दिए जा रहे थे। इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए। वह गोरों की फौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने आ रहे थे। मिर्ज़ा का ध्यान फौज की तरफ जा लाना चाह रहा था, किंतु मिर्ज़ा का ध्यान पूरी तरह से मोहरों की तरफ था। दोनों सज्जन फिर से खेलने बैठते हैं। इस बार मिर्ज़ा की बाजी कमज़ोर चल रही थी। फौज की वापसी की आहट आई। नवाब वाजिद अली साहब पकड़ लिए गए थे और सेना उन्हें अज्ञात स्थान की ओर ले जा रही थी। शहर में न हलचल थी, न मारकाट। एक बूंद भी खून नहीं गिरा था। आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से, इस तरह खून बहे बिना ना हुई होगी। यह वह कायरपन था जिस पर बड़े बड़े कायर भी आंसू बहाते हैं। यह राजनीतिक अधपतन की चरम सीमा थी। मिर्ज़ा नवाब साहब के कैद होने की तरफ मीर का ध्यान खींच रहे थे, किंतु मीर का ध्यान शतरंज के बादशाह की ओर था। वह मिर्ज़ा के बार बार नवाब साहब की तरफ इशारे की परवाह न करके शतरंज के बादशाह की तरफ परवाह करने को कह रहा था। बादशाह को लिए सेना सामने से निकल आ गई। एक बार फिर से बाजी बिछ गई। दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे। शाम हो गई। खंडर में चमगादड़ों ने चीखना शुरू कर दिया, लेकिन दोनों सूरमा आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे के खून के प्यासे। मिर्ज़ा लगातार 3-4 बाजियां हार चुका था। चौथी बाजी भी हार रहा था, जिसकी वजह से मिर्ज़ा की झुंझलाहट बढ़ रही थी। मीर अपनी हर बाजी पर गज़लें गा रहा था। मिर्ज़ा झुंझलाहट में दाद दे रहा था। मिर्ज़ा की चाल ज़्यादा ही कमज़ोर होने लगी। तब मिर्ज़ा बात बात पर मीर को कहता, आप बार बार अपनी चाल मत बदलिए। मीर भी जवाब में, मैं चाल नहीं बदल रहा, जैसी बहस छिड़ जाती है। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे। तकरारें बढ़ने लगी। दोनों में से कोई भी दबने के लिए तैयार नहीं था। दोनों के बीच बिना सिर पैर की बातें होने लगी। दोनों एक दूसरे के खानदान को भला बुरा कहने लगे। बात यहाँ तक बढ़ गई कि दोनों ने अपनी कमर से तलवारें निकाल ली। नवाबी जमाना था, सभी हाथ में तलवार लेकर चलते थे। दोनों विलासी थे पर कायर नहीं थे। उनमें राजनीतिक भावों का अभाव था। बादशाह के लिए मरना मंजूर नहीं था, किंतु व्यक्तिगत वीरता थी। दोनों जख्म खाकर गिरे और दोनों ने वहीं तड़प तड़प कर जाने दे दी। अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों से एक बूंद आंसू न निकला, उन्हीं दोनों प्राणियों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए। ये थी इस कहानी का सारांश। अब पढ़ते हैं गद्यांश एक, पठित गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर। इधर देश की राजनीतिक दशा भयंकर होती जा रही थी। कंपनी की फौजें लखनऊ की तरफ बढ़ी चली आती थी। शहर में हलचल मची हुई थी। लोग बाल बच्चों को लेकर देहातों में भाग रहे थे। पर हमारे दोनों खिलाड़ियों को इसकी जरा भी फिक्र न थी। वे घर से आते तो गलियों में होकर, डर था कि कहीं किसी बादशाही मुलाजिम की निगाह न पड़ जाए जो बेकार में पकड़े जाएं। हजारों रुपए सालाना की जागीर मुफ्त ही हजम करना चाहते थे। शब्दार्थ: संग्राम का अर्थ होता है
क्षेत्र लड़ाई का। मुलाजिम का अर्थ है कर्मचारी, आफत का अर्थ है विपत्ति। प्रश्न 1, यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? इसके लेखक कौन है? उत्तर, यह गद्यांश शतरंज के खिलाड़ी पाठ से लिया गया है। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। प्रश्न 2, देश की राजनीतिक दशा कैसी होती जा रही है? उत्तर, देश की राजनीतिक दशा भयंकर होती जा रही थी। अंग्रेजी कंपनी की फौजें लखनऊ की ओर बढ़ रही थी। प्रश्न 3, शहर के लोग क्यों भाग रहे थे? उत्तर, लोग अंग्रेजी फौज के डर से अपने बाल बच्चों को लेकर देहातों में भाग रहे थे। गद्यांश 2, एक दिन दोनों मित्र बैठे हुए शतरंज की दलदल में गोते खा रहे थे कि इतने में घोड़े पर सवार एक बादशाही फौज का अफसर मीर साहब का नाम पूछता हुआ आ पहुंचा। मीर साहब के होश उड़ गए। यह क्या भला सिर पर आई? यह तलवी किस लिए हुई? अब खैरियत नहीं नजर आती। घर के दरवाजे बंद कर लिए, नौकरों से बोले, कह दो घर में नहीं है। शब्दार्थ, बला का अर्थ होता है आफत या विपत्ति। तलवी का अर्थ होता है आदेश पूर्वक बुलाना। खैरियत, कुशलता। प्रश्न 1, घोड़े पर सवार होकर कौन आया था? घोड़े पर सवार होकर बादशाही फौजी का एक अफसर आया था। उत्तर है प्रश्न 2, मीर साहब और मिर्ज़ा किस में डूबे रहते थे? मीर साहब और मिर्ज़ा किस में डूबे रहते थे? वे अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर शतरंज की दलदल में डूबे रहते थे, यानी हमेशा शतरंज खेलते रहते थे। शतरंज की लत उन्हें लग गई थी। प्रश्न 3, जब बादशाही फौज का अफसर मीर साहब को बुलाने आया तो उनका क्या हाल हुआ? मीर साहब घबरा गए। उन्हें यह बुलावा आफत लगा। उन्होंने घर के दरवाजे बंद करवा दिए और नौकर से कहलवा दिया कि घर में नहीं है। गद्यांश 3, पठित गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर। मिर्ज़ा घर से निकले तो हकीम के घर जाने के बदले मीर साहब के घर पहुँचे और सारा वृतांत कहा। मीर साहब बोले, मैंने तो जब मुहरें बाहर आते देखी तभी ताड़ गया, फ़ौरन भागा। वही बड़ी गुस्सेवार मालूम होती है, मगर आपने उन्हें यूँ सिर चढ़ा रखा है, यह मुनासिब नहीं। उन्हें इससे क्या मतलब कि आप बाहर क्या करते हैं? घर का इंतज़ाम करना उनका काम है, दूसरी बातों से उन्हें क्या सरोकार। शब्दार्थ, ताड़ गया का अर्थ है समझ गया। गुस्सेवार, गुस्से वाली। इंतजाम, प्रबंध को कहते हैं। वृतांत, पूरा किस्सा। और मुनासिब, सही होना। प्रश्न 1, मीर साहब क्या ताड़ गए थे? उत्तर, मीर साहब ताड़ गए थे कि मिर्ज़ा की पत्नी गुस्से में है। प्रश्न 2, मिर्ज़ा अपनी पत्नी से झगड़कर कहाँ पहुँचे? मिर्ज़ा हकीम के घर जाने की बजाय मीर साहब के घर पहुँच गए। प्रश्न 3, मीर साहब ने मिर्ज़ा को क्या सलाह दी? उत्तर, उन्होंने सलाह दी कि पत्नी को सिर चढ़ाना उचित नहीं है। घर के बाहर के कामों में पत्नी का दखल नहीं होना चाहिए। अब है सप्रसंग व्याख्या। मिर्ज़ा घर से निकले तो हकीम के घर जाने के बदले मीर साहब के घर पहुँचे और सारा वृतांत कहा। मीर साहब बोले, मैंने तो जब मुहर्रे बाहर आते देखे तभी ताड़ लिया, फ़ौरन भागा। बड़ी गुस्सेबार मालूम होती है, मगर आपने उन्हें यूँ सिर चढ़ा रखा है, यह मुनासिब नहीं। उन्हें इससे क्या मतलब कि आप बाहर क्या करते हैं? घर का इंतज़ाम करना उनका काम है, दूसरी बातों से उन्हें क्या सरोकार। अब आपको इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। पिछले गद्यांश 3 में आपने गद्यांश पर आधारित प्रश्न पढ़े। अब यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या। शब्दार्थ आप पढ़ ही चुके हैं। ताड़ गया, समझ गया। गुस्सेवार, गुस्से वाली। इंतजाम, प्रबंध को कहते हैं। वृतांत, पूरा किस्सा। और मुनासिब, सही होना। जब भी आप सप्रसंग व्याख्या लिखें तो सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है, उसके बाद प्रसंग और फिर व्याख्या। तो सबसे पहले संदर्भ में आप क्या लिखेंगे कि यह गद्यांश मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी शतरंज के खिलाड़ी से लिया गया है।
प्रसंग। इस गद्यांश में मिर्ज़ा की पत्नी द्वारा मोहरें फेंके जाने के बाद मीर साहब प्रतिक्रिया देते हैं, उसका वर्णन है। व्याख्या। पत्नी द्वारा मोहरें फेंके जाने के बाद मीर अपने घर चले जाते हैं। पत्नी मिर्ज़ा से यह कहती है कि मीर दोबारा घर न आने पाए, नहीं तो मैं उन्हें घर से बाहर कर दूंगी। यही बात मीर के घर जाकर कहता है। इस पर मीर कहता है कि आपने पत्नी को सिर चढ़ा रखा है, यह ठीक नहीं है। उनका काम घर की देखभाल करना है, आपके दूसरे काम में उन्हें दखलंदाज नहीं करना चाहिए। गद्यांश 5। तकरार बढ़ने लगी। दोनों अपनी अपनी टेक पर अड़े थे। ना यह दबता था ना वह। अप्रासंगिक बातें होने लगी। मिर्ज़ा बोले, किसी ने ख़ानदान में शतरंज खेली होती तब तो इसके कायदे जानते। वे हमेशा घास छीला करते थे। आप शतरंज क्या खेलिएगा? रियासत और ही चीज़ है, जागिर मिल जाने से ही कोई रईस नहीं हो जाता। शब्दार्थ। तकरार का अर्थ होता है लड़ाई, कायदे का अर्थ होता है नियम और रियासत का अर्थ होता है जागीर। संदर्भ। यह गद्यांश मुंशी प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी से लिया गया है। प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में मिर्ज़ा साहब द्वारा लगातार 3-4 बाजियां हार जाने के बाद मीर साहब से हुई तकरार का वर्णन है। व्याख्या। इस अंश से दोनों मित्रों का अहंकार, जिद और कटुता प्रकट होती है। शतरंज का खेल उनके लिए केवल मनोरंजन नहीं बल्कि प्रतिष्ठा और श्रेष्ठता की लड़ाई बन गया है। खेल की बहस व्यक्तिगत कटाक्षों तक पहुंच जाती है। यहाँ प्रेमचंद ये दिखाते हैं कि छोटे से खेल को लेकर बड़े बड़े सामंत किस तरह अपना समय और ऊर्जा व्यर्थ करते हैं। अब पढ़ते हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1। निम्न में से कौन सा खेल लखनऊ के उस समय शामिल नहीं था? शतरंज, ताश, गंजीफा या क्रिकेट? तो क्रिकेट। प्रश्न 2। बादशाही फौज का सिपाही किसे बुलाने आता है? उत्तर होगा मिर्ज़ा को। प्रश्न 3। शतरंज के खिलाड़ी कहानी के लेखक हैं? उत्तर मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न 4। दोनों खिलाड़ी यानी मीर और मिर्ज़ा किस खेल के संग्राम क्षेत्र में जुटे रहते थे? शतरंज। हमेशा क्या खेलते रहते थे? शतरंज। प्रश्न 5। शतरंज के खिलाड़ी पाठ में मीर साहब के प्रति मिर्ज़ा साहब का प्रतिकार की भावना थी क्योंकि वे शतरंज में लगातार हार रहे थे। अब पढ़ते हैं रिक्त स्थान भरिए। इधर देश की राजनीतिक दशा चल रही थी भयंकर या खुशहाल? आपने पढ़ा भयंकर, इसका उत्तर क्या होगा? भयंकर। 2 कि कंपनी की फौजें लखनऊ की तरफ बढ़ी चली आती थी। शहर में मची हुई थी स्थिर या हलचल? हलचल। शहर में हलचल मची हुई थी। लोग बाल बच्चों को लेकर देहातों में भाग रहे थे। तो इसका उत्तर लिखेंगे आप देहातों में। शहर नहीं है, देहात, इसका उत्तर होगा। अब पढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1। शतरंज के खिलाड़ी कहानी कहाँ और किस शासक के समय की है? उत्तर शतरंज के खिलाड़ी कहानी लखनऊ के शासक वाजिद अली शाह के समय की है। प्रश्न 2। वाजिद अली शाह के समय लखनऊ का शासन कैसा था? उस समय शासन व्यवस्था बहुत कमज़ोर थी। राजा से लेकर रंक तक सभी लोग विलासिता में डूबे हुए थे। प्रश्न 3। मिर्ज़ा का पूरा नाम क्या था? मिर्ज़ा का पूरा नाम मिर्ज़ा सज्जाद अली था। प्रश्न 4। मीर और मिर्ज़ा के घरवाले शतरंज को कैसा मानते थे? मीर और मिर्ज़ा के घरवाले शतरंज को मनहूस खेल मानते थे। प्रश्न 5। शतरंज का खेल मीर के घर के बाद कहाँ खेला जाता है? उत्तर गोमती नदी के पास वीरान खंडर में खेला जाता है।
प्रश्न 6, कंपनी के सैनिक लखनऊ क्या करने आ रहे थे? कंपनी के सैनिक लखनऊ पर अधिकार जमाने आ रहे थे। प्रश्न 7, कंपनी के सैनिक किसे बंदी बनाकर ले जा रहे थे? उत्तर, लखनऊ का नवाब वाजिद अली शाह को बंदी बनाकर ले जा रहे थे। प्रश्न 8, 3-4 बाजियां हारने के बाद मिर्ज़ा के व्यवहार में क्या परिवर्तन आ रहा था? उत्तर, मिर्ज़ा बार बार शतरंज की बाजियां हारने पर झुंझला रहा था। प्रश्न 9, मीर लगातार बाजियों जीतने पर क्या प्रतिक्रिया कर रहा था? उत्तर, मीर लगातार बाजियां जीतने पर गज़लें गा रहा था। और मिर्ज़ा क्या कर रहा था? वो बार बार झुंझला रहा था। प्रश्न 10, बहस छिड़ने पर दोनों दोस्तों ने क्या किया? उत्तर, बहस छिड़ने पर दोनों दोस्तों ने कमर से तलवार निकालकर एक दूसरे को मार दिया। दोनों वहीं जमीन पर गिर पड़े और वहीं ढेर हो गए। पढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, देश की राजनीतिक दशा क्या थी? ऐसे में दोनों खिलाड़ियों को कर्तव्यहीनता आपको क्या सोचने पर मजबूर करती है? इसका आप उत्तर लिखेंगे कि देश की राजनीतिक दशा उस समय बहुत दुर्बल, अस्त व्यस्त और अस्थिर थी। सभी लोग भोग विलासिता में लिप्त थे। अंग्रेज धीरे धीरे भारत पर अपना नियंत्रण बढ़ा रहे थे और अवध जैसे समृद्ध राज्य भी उनकी कूटनीति का शिकार हो रहे थे। दोनों खिलाड़ियों की कर्तव्यहीनता यह सोचने पर मजबूर करती है कि हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह देश के प्रति सजग रहे कि बाहर क्या हो रहा है, देश पर क्या विपत्ति आई है, इससे परिचित होना चाहिए और देश के लिए मरने मारने को तैयार रहना चाहिए। देश को आसानी से किसी के हाथों में न जाने दें। प्रश्न 2, शतरंज के खिलाड़ी पाठ के आधार पर मीर और मिर्ज़ा की मित्रता के एक एक सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों का उल्लेख कीजिए। उत्तर लिखेंगे आप कि मीर और मिर्ज़ा की मित्रता के एक एक सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष इस प्रकार हैं। सकारात्मक पक्ष, गहरी मित्रता। मीर और मिर्ज़ा के बीच गहरी मित्रता है। वे एक दूसरे के बिना अधूरे लगते हैं। उनकी मित्रता बहुत पुरानी थी। एक समान रुचि, दोनों ही शतरंज को बहुत पसंद करते थे। शतरंज ही दोनों को जोड़े रखता था। नकारात्मक पक्ष, दायित्वों की उपेक्षा। दोनों अपनी मित्रता और शतरंज के खेल में इतने लीन थे कि वे समाज, राष्ट्र और परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को नज़रअंदाज कर देते थे। वास्तविकता से दूरी, दोनों ही मित्र शतरंज के खेल में इतना व्यस्त रहते हैं कि उन्हें परिवार, समाज और राष्ट्र की कुछ खबर नहीं रहती, तो वे वास्तविकता से दूरी बनाए हुए थे। प्रश्न 3, शतरंज के खिलाड़ी की कहानी के माध्यम से प्रेमचंद क्या संदेश देना चाहते हैं? उत्तर, शतरंज के खिलाड़ी के माध्यम से प्रेमचंद ये संदेश देना चाहते हैं कि यदि हम समय रहते जागरूक नहीं होंगे, समाज और देश के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं निभाएंगे, तो बाहरी देश हमारे देश पर अपना कब्जा कर सकते हैं। यह कहानी एक राजनीतिक चेतावनी और सामाजिक आलोचना दोनों है। प्यारे विद्यार्थियों, आपने पाठ शतरंज के खिलाड़ी पाठ का सारांश, गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर, गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या और महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े। इसी तरीके से आप तैयारी करते रहें, मन लगाकर पढ़ें और अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण हों।